Hello students, welcome back to Prepon. Now we have discussed the Government of India Act 1935. अब आज लेते हैं the period from 1935 to 1940, फिर लेंगे 1940 to 42. तो आज देखते हैं कि क्या वो डेवलपमेंट्स हुए जो हमको ले जाएंगे टुवर्ड्स क्विट इंडिया मूवमेंट. तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Everything after Government of India Act 1935 is very very important for mains and prelims. तो हमारा फोकस थोड़ा prelims oriented ज़्यादा है. तो let us see towards Quit India Movement Part 1. The period between the passage of the Government of India Act 1935 and 1940. तो तीन इसमें सब टॉपिक डिस्कस करेंगे. इलेक्शंस 1937, अगस्त ऑफर एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह. तो let us see. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हो गया है, लेकिन कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है. आई हैड टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर. कांग्रेस ने बोला है कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला है कि इसमें इंजन है ही नहीं और ब्रेक्स बहुत स्ट्रांग है. ऐसी लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया है. इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी पार्टी एक्सेप्ट नेशनल लिबरल फेडरेशन. लिबरल्स वांटेड टू मूव ऑन द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम. Anyways, it was not accepted. कांग्रेस में भी डिस्कशन हो रहा है. शुड बी, व्हाट शुड वी डू, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी देयर. फाइनली फैसला ये होता है कि पहले रिजेक्ट तो कर दिया, कांग्रेस की ऑफिशियल पोजीशन तो रिजेक्शन की है. बाद में कांग्रेस ये तय करती है ठीक है, लेट अस फाइट इलेक्शंस अंडर द न्यू एक्ट एज वी हैव बीन गिवन द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द प्रोविंसेस. ऑफिसेस हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, हम पोस्ट इलेक्शन डिस्कस करेंगे. तो कांग्रेस फाइनली डिसाइडेड टू कंटेस्ट इलेक्शंस अंडर द न्यू एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. इलेक्शंस वर टू बी हेल्ड फॉर प्रोविंसेस वेयर द इंडियंस कुड हैव देयर ओन सेल्फ गवर्नमेंट. तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड एज यू नो, एज आई हैड टोल्ड यू, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी और प्रीमियर हुआ करेगा एक, जिसे हम आजकल चीफ मिनिस्टर कह देते हैं. ऑल द मिनिस्टर्स वर इंडियंस. सो टू अ लार्ज एक्सटेंट इंडियंस कुड रन देयर ओन प्रोविंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ब्रिटिश रूल. फाइनली इलेक्शंस होते हैं 19 फरवरी 1937 में. इलेक्शंस हो जाते हैं प्रोविंसेस के लिए अंडर द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसमें एक्सपेंडेड फ्रेंचाइज है, ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है. तो इंडियंस के पास सरकार बनाने का मौका है राज्यों में. As I have told you, it was only after a hectic debate Congress decided to contest elections. जो कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें कांग्रेस ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, वी डू नॉट एक्सेप्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ये छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट है. द इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस ऑफिशियली रिजेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ऑल द लीडर्स वेंट फॉर मास campaigning. However, you should remember, Gandhi ji did not address a single election meeting. गांधी जी ने इलेक्शन मीटिंग को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया है. अदर लीडर्स वर इन्वॉल्व इन दिस इलेक्शन. इलेक्शन का रिजल्ट आता है और कांग्रेस कुड स्वीप द पोल. कांग्रेस ने पोल जीत लिए हैं. बहुत अच्छी बहुमत कांग्रेस की राज्यों में आई है. इट गेन्ड मेजॉरिटी इन बॉम्बे. बॉम्बे में नियर मेजॉरिटी है, ऑलमोस्ट बिल्कुल मेजॉरिटी ही है. मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा एंड सेंट्रल प्रोविंसेस में तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है. मतलब मोटे मोटे तौर पे 6 राज्यों में तो इनके पास पूरा बहुमत है. एक्सेप्शंस वर बंगाल, आसाम, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब एंड सिंध. यहाँ पर कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, लेकिन पहले 3 में, बंगाल में, आसाम में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी. यू शुड रिमेंबर. तो कांग्रेस ने ऑलमोस्ट 6 राज्यों में तो इनके पास मेजॉरिटी आ ही गई है. रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में आया है. कांग्रेस कुड नॉट डू वेल इन द इलेक्शंस टू द अपर हाउसेस. कुछ राज्यों में अपर हाउस भी होते थे. अपर हाउसेस में ऑब्वियसली कांग्रेस अच्छा इलेक्शन नहीं परफॉर्मेंस कर पाई है, क्योंकि अपर हाउसेस में जो वोट देने वाले लोग थे वो अपर स्ट्रेटा के होते थे. जो वोटिंग क्वालिफिकेशंस थी वो बहुत हाईली रिस्ट्रिक्टेड थी. तो ऑब्वियसली वहाँ कांग्रेस को सपोर्ट नहीं मिला है. वहाँ जमींदार वर्ग का जोर ज़्यादा है. तो अपर हाउसेज में तो नहीं, बट लोअर हाउसेज में कांग्रेस का दबदबा बन जाएगा.
लीग की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है। मुस्लिम लीग अचीव्ड मॉडरेट सक्सेस आउट ऑफ 485 रिजर्व्ड मुस्लिम सीट्स। लीग कुड कैप्चर ओनली 110 सीट्स। लीग का बहुत अच्छी पर मुस्लिम्स कुड विन बट मुस्लिम लीग कुड नॉट विन at a better scale. Even in the Muslim majority provinces of Punjab, Northwest Frontier Province and Bengal and Sindh, the league was trounced by Muslim parties. इन राज्यों में भी जो लोकल मुस्लिम पार्टीज है दे कुड विन, लीग कुड नॉट यू कैन सजेस्ट रजिस्टर एनी रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन मुस्लिम प्रोविंसेस। तो लीग के लिए इलेक्शन बड़ा नेगेटिव रहा था 1937 का। इसीलिए कुछ 1937 के बाद लीग के स्टांस में चेंज भी आएगा, हम डिस्कस करेंगे। अब इलेक्शन हो गया है। इलेक्शन के बाद फिर थोड़ी सी ऑफिस ले ना ले की बात होती है। फाइनली कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफिस की बात हो जाती है। Obviously, Congress could form, you can say, accept the office, but certain conditions. Condition attached was that the governors would not use their special powers to intervene with the functioning of ministries. मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक प्रोविजन ये भी था कि गवर्नर सेक्शन 93 में जब चाहें सरकारों को बर्खास्त करके एक तरीके से गवर्नर्स रूल लगा सकते हैं। तो कांग्रेस ने बोला है कि यहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं होगा। गांधी जी ने बोला है, लिखा है बल्कि अपने अखबार में कि दीज ऑफिसेस हैव टू बी हेल्ड लाइटली नॉट टाइटली। इन ऑफिसेस को बहुत लाइटली होल्ड करना है, टाइटली होल्ड नहीं करना है। ये ऑफिसेस जो है ये क्राउन ऑफ थॉर्न्स हैं, क्राउन्स ऑफ रिनोन नहीं है, ये कांटों का ताज है, सोच समझ के पहनना होगा। ऑफिसेस की लियोर आपको आपके रास्ते से भटका न दे, गांधी जी ने बोला है। दीज ऑफिसेस हैव टू बी हेल्ड लाइटली नॉट टाइटली। फाइनली कांग्रेस फॉर्म्ड government in the 6 provinces where they were in majority: Bombay, Madras, UP, CP, बिहार एंड उड़ीसा। यहाँ पर कांग्रेस सरकार बना ले गई है और आगे चलकर 2 राज्यों में और कांग्रेस बना लेगी। आसाम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कोलिशन गवर्नमेंट कांग्रेस बना ले जाएगी। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में भी और आसाम में भी कांग्रेस गवर्नमेंट बना लेगी। तो 8 प्रोविंसेस में तो कांग्रेस की इफेक्टिव गवर्नमेंट है। सिंध में भी वो कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर ले गए हैं। तो मोटे मोटे तौर पे 8 तो हैं, बट सिंध में भी इन्फ्लुएंस कर ले गए हैं। बट बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट, और पंजाब में यूनानिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है। तो लीग अपने दम पे कहीं भी गवर्नमेंट नहीं बना पाई है। मुस्लिम्स कुड फॉर्म गवर्नमेंट इन बंगाल एंड पंजाब, बट लीग वाज यू हैड अ नेग्लिजिबल रोल इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो लीग हेंस इन 1937 में लीग का जो लॉस हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, एक तरीके से मुस्लिम्स ने लीग की बजाय और जो पार्टीज हैं उनको एक्सेप्ट किया है। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक की है और सिकंदर हयात खान की यूनानिस्ट पार्टी है। ये पार्टियां जीती हैं बट लीग नहीं जीती है। इसीलिए 1937 के बाद जिन्ना और लीग स्टार्टेड ए यू कैन से वेरी सीरियस एंड सीवियर कैंपेन फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। 1937 के बाद जिन्ना की पॉलिटिक्स टोटली कम्युनल हो जाएगी और जिन्ना विल स्टार्ट वर्किंग ऑन 2 नेशन थ्योरी। जिन्ना ने फिर 2 नेशन थ्योरी पे काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 1937 के बाद इलेक्शंस ने जो दिखाया है उस पे उसके बाद लीग को अपनी पॉलिटिक्स चेंज करनी पड़ी है। नाउ इट वाज नथिंग बट दे वांटेड नथिंग बट पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसी पे वो काम करेंगे। इस तरीके से 1937 के बाद पहली बार भारतीयों की सरकार बनेगी। राज्यों में पहली बार भारतीय मुख्यमंत्री होंगे और एक सेल्फ गवर्नमेंट जैसा माहौल राज्यों में बनता रहेगा। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ट्राइड टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ पीपल विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ द पावर्स गिवन टू देम अंडर द एक्ट। कांग्रेस ने 28 महीने रूल किया है, 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल। राज्यों में कांग्रेस ने काम किया है और जो भी अधिकार उनको थे, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो चाहे लेबर के लिए हो, सभी क्षेत्रों में कांग्रेस ने काफी अच्छा काम किया है। दे स्टार्टेड अ न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी, ऑस्टेरिटी एंड पब्लिक सर्विस। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने, नेताओं ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि कैसे कम सैलरी लेकर भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल कुड सी दैट देयर ओन लीडर्स हैड बिकम ministers in the government and the British civil servants now were required to take orders from the Indian ministers। पहली बार ऐसा हुआ है कि अंग्रेज ऑफिसर्स ले रहे हैं ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रिटिश मिनिस्टर्स। इस तरीके से 28 महीने राज्यों में रूल करती रही है कांग्रेस और काफी हद तक लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। इन्हीं
इसी में इन्हीं मौकों के दौरान कांग्रेस मंत्रियों ने जो काकोरी के लोग जेलों में बंद थे उनको अपने अपने राज्य में रिहा कर दिया था, क्योंकि उनके प्रिजन उनके कंट्रोल में था। दिस वे कांग्रेस ऑलमोस्ट परफॉर्म वेरी वेल इन दिस 28 मंथ्स। लेकिन सितंबर 1, 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। 1937 से ही वर्ल्ड वॉर के आसार बनने लगे थे। जापान हैड कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट चाइना, वो एक तरीके से शुरुआत सी मानी जा सकती है। उधर जर्मनी ने भी चेकोस्लोवाकिया वगैरह कैप्चर कर लिए हैं 1938 में, बट फॉर्मल बिगिनिंग हो जाती है जब जर्मन टैंक्स एंटर्ड पोलैंड, दे कैप्चर्ड पोलैंड कैप्चर कर लेते हैं। सितंबर 1, 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन। अंडर हिटलर जर्मनी हैड बिकम वेरी वेरी पावरफुल। सितंबर 3, 1939 ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑफिशियली अनाउंस्ड वॉर ऑन जर्मनी, और 3 सितंबर को ब्रिटेन फ्रांस ने जर्मनी पे वॉर अनाउंस कर दी है। दिस वे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। उधर जल्दी ही इंडियन गवर्नमेंट भी भारत को वॉर में ढकेल देगी। वायसरॉय लिनलिथगाओ अनाउंस कर देता है इंडिया इज ऑल्सो अगेंस्ट वॉर। जो नाजीवाद है, फांसीवाद है, इसके अगेंस्ट इंडिया will also be a participant in the war without consulting Indian parties who are running governments in the provinces. The British dragged India into the war. भारतीयों से कोई मशवरा नहीं किया गया है और भारतीयों को वॉर में ढकेल दिया गया है। Indians did not accept this decision and they wanted कि भारतीय वॉर में सपोर्ट, ठीक है, भारतीय भी नाजीवाद फांसीवाद को एक्सेप्ट नहीं करते, कंडेम करते हैं, लेकिन हमारी नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी, एक फ्री गवर्नमेंट ही तय करेगी कि हमको वॉर में सपोर्ट करना है या नहीं करना है। इस पे कोई खास बात नहीं हो पाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं देती है। इस तरीके से अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सारे कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देते हैं। बाय दिसंबर 1939 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन्ड ओवर दिस इशू बिकॉज इंडिया वॉज ड्रैग्ड इनटू द वॉर। क्वेश्चन आ जाता है 1939 कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन्ड, वाई? सेकंड स्टेटमेंट आ जाता है बिकॉज दे वर अगेंस्ट इंक्लूजन ऑफ इंडिया इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वो भारत को वॉर में ले जाने के खिलाफ थे, इसलिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया है। और 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में मनाया है डिलीवरेंस डे, मुक्ति दिवस। जब कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया है तो फिर मुस्लिम लीग ने बोला है हमको मुक्ति मिली, कांग्रेस के रूल से हमको मुक्ति मिली। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग पूरे देश में मनाती है डिलीवरेंस डे। आप समझ सकते हैं 1937 के बाद वो मुहिम चालू हो गई है बहुत एक्टिवली, जिसमें भारत का पार्टीशन होके रहेगा। लीग इस पे काम बहुत एक्टिवली करने लगी है। 1937 से पहले ऐसे हालात थे बट इतनी तेजी से नहीं हो रहे थे। दिस वे 1939 तक आते आते हालात काफी बिगड़ चुके हैं। अब कांग्रेस फ्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। अब जब कांग्रेस कह रही है कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट बनाइए और अंग्रेज तैयार नहीं है, ऐसे में फिर एक अगस्त ऑफर आता है, अगस्त ऑफर 1940 अगस्त ऑफर आता है, ऑल्सो कॉल्ड लिन-लिथगाउज़ ऑफर। एक मैंने आपको बताया था अगस्त डिक्लेरेशन, वो था मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन 1917 का था, वो अगस्त डिक्लेरेशन है, ये अगस्त ऑफर है। तो अगस्त ऑफर आता है when the Congress ministries resigned, the British wanted to get the support of Congress for war. वो कहते थे आप वॉर में सपोर्ट कीजिए। इन मार्च 1940 जो कांग्रेस का रामगढ़ में सेशन हुआ है, बिहार में एनुअल सेशन हुआ है प्रेसिडेंट बाय अबुल कलाम आजाद, यहाँ पे कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट तो दे देंगे वॉर में, इफ अ प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट इज सेट अप एट द सेंटर, एक आजाद देश ही वॉर में सपोर्ट कर पाएगा, आप हमारी नेशनल गवर्नमेंट सेटअप करिए, वी विल सपोर्ट द वॉर बिकॉज वी आर ऑल्सो अगेंस्ट फासिज्म एंड नाजिज्म। ये कैसे हो सकता है कि एक गुलाम देश दूसरे गुलाम देश को छुड़ाने की कोशिश करे? तो ये तो इटली पोलैंड को छुड़ाने की बात चल रही है और हम तो खुद ही गुलाम हैं, इसलिए पहले गुलाम को आजाद तो कीजिए।
बट कांग्रेस की इस डिमांड को हम वॉर में सपोर्ट करने को तैयार हैं, अंग्रेज मानने को तैयार नहीं है। अंग्रेजों की ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है भारत को लेके। Not all sections of the British political elites were unanimous about the nature of concessions to be accorded for motivating Indians to support the war. अलग अलग सबके व्यू हैं। The leadership of the British Labour Party was favorable to devolution of power by according dominion status. Labour Party भारत के पक्ष में काम करती है। Men like Stafford Cripps in fact actively campaigned in its favor. Stafford Cripps ने बोला है कि यस, भारतीयों का सपोर्ट लेने के लिए अगर उनको डोमिनियन स्टेटस का दे दिया जाए, डिवॉल्व कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन विंस्टन चर्चिल जैसे लोग वो किसी भी मार्जिन के लिए तैयार नहीं है। who never took such proposal seriously and preferred to defer the issue by offering empty promises. वो रेडी नहीं है। इस तरीके से अंग्रेजों में भी डिफरेंसेस हैं कि क्या होनी चाहिए, बट भारत का वॉर सपोर्ट तो उनके लिए जरूरी है। बहरहाल वो कांग्रेस की बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी देते हैं अगस्त offer. Viceroy Lilith Gao issued on 8th August 1940 a statement known as August Offer. August Offer देता है। अगस्त ऑफर ने कांग्रेस की नेशनल गवर्नमेंट की डिमांड को तो खारिज कर दिया है, लेकिन कुछ बोला है। उन्होंने बोला है you shall be given dominion status in an unspecified future or maybe after the war. वॉर के बाद बैठेंगे और देखेंगे कि आपको डोमिनियन कैसे दिया जा सकता है। पहली बार डोमिनियन देने की बात साफ साफ की गई है कि हाँ, हम आपको डोमिनियन दे सकते हैं आफ्टर द वॉर। After the war, a representative constitution-making body shall be appointed immediately after the war, mainly by Indians. पहली बार याद रखेंगे, पहली बार उन्होंने बोला है कि एक संविधान बनाने की सभा बनाई जाएगी वॉर के बाद, जो आपका संविधान बनाएगी और इसमें इंडियंस ही होंगे। It was the first acknowledgement from the British that Indians alone would frame their own constitution. खुद अपना संविधान बनाएंगे, ऐसा हम वॉर के बाद करेंगे। अभी आपको हम अधिराज्य का दर्जा वॉर के बाद देंगे, इसकी पे बात हो सकती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वहां पर भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। 3 हुआ करती थी, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्यादा भारतीयों को मंत्री बना देंगे। और अभी के लिए एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे ताकि वॉर में आपसे मशवरा ले सकें। इसलिए माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखा जाएगा, प्रिंसेस का भी ध्यान रखा जाएगा और आपका एक संविधान बनाया जाएगा। ये पहली बार कुछ आगे बढ़कर अंग्रेजों ने अपनी बात कही है भारतीयों का वॉर सपोर्ट लेने के लिए। आप याद रखेंगे, अगस्त ऑफर वाज द फर्स्ट कैटेगोरिकल स्टेटमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्रिटिश एंड दैट दे आर रेडी टू गिव इंडियंस व्हाट dominant status and they are ready to forward a constituent assembly which would frame a constitution of India and the assembly will be manned by Indians alone, Indians only. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार साफ साफ उन्होंने बोला है कि भारतीयों का संविधान भारतीय ही बनाएंगे, ऐसा हम समझते हैं, बिकॉज दे नो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर ओन कंट्री, ऐसा उन्होंने साफ साफ बोला है। लेकिन ये जो अगस्त ऑफर जो ये दिया गया है, कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बोला है ये फ्यूचर ओरिएंटेड ज्यादा है, इट इज नॉट इन प्रेजेंट, इट इज मोर फ्यूचर ओरिएंटेड। ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, हेंस वी डू नॉट एक्सेप्ट अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला है द होल आइडिया इज एज डेड एज अ डोर नील। ये एज डेड है, एज अ डोर नील, डेड हो जाता है, वैसा है। लीग ने जो माइनॉरिटीज के लिए बात की गई है अगस्त ऑफर में कि माइनॉरिटीज का ध्यान रखा जाएगा, उसको तो वेलकम किया है, लेकिन साफ साफ बोला है इट विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद एनीथिंग शॉर्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। और पार्टीशन ऑफ इंडिया से कम पे हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मार्च 1940 में लीग ने अपने लाहौर सेशन में अ सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास भी कर दिया था। मतलब अगस्त ऑफर से पहले वो अपना पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं। बाद में इसे पाकिस्तान कहा जाएगा, बट इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसलिए कह देते हैं कि यहाँ पर बोला गया था कि पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान, ये हमारे ये राज्य जो है ये अलग से पाकिस्तान बनेंगे, तो इसे सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन कह देते हैं। मार्च 1940 में लीग अपना जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान की बात साफ साफ कर चुके हैं। पाकिस्तान से कम कुछ नहीं, उनका नारा बन चुका है। तो वो दे आर क्लियरली सही नथिंग शॉर्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। हेंस अगस्त ऑफर रिजेक्ट हो गया है 1940 में। अब 1940 में
क्या किया जाए। 1939 से ही जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस वगैरह कह रहे हैं ब्रिटेन्स पेरिलिज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, अंग्रेजों की प्रॉब्लम है, भारत के लिए मौका है, अभी हमको आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट कर देनी चाहिए, किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए। बट जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी जी दे वांटेड टू सपोर्ट द ब्रिटिश इन द वॉर, क्योंकि जो फाजीवाद है, नाजीवाद है, वो ज़्यादा बड़ा खतरा है। इसलिए अगर हम अंग्रेज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उनको फिलहाल हम डिस्टर्ब भी ना करें। लेकिन फिर भी एक प्रेशर तो लोगों का है ही कि एक मूवमेंट स्टार्ट किया जाए 1940 तक आते आते। हैंस गांधी जी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह। गांधी जी 1940 है, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 है, आई एम सॉरी 41 नहीं है 40 है, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। नियर द जब लोगों का प्रेशर ज्यादा आ रहा है, कोई ना कोई मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, तो गांधी जी ने फिर कुछ ऐसा मूवमेंट चलाया है जिससे लोग एंगेज भी हो जाएं और बड़ा मूवमेंट भी स्टार्ट ना करना पड़े। Near the end of 1940, the Congress once again asked Gandhiji to take command, and now Gandhiji began to take steps which would lead to mass struggle within his broad strategic perspective. गांधी जी समझ रहे हैं कि वो हालात ऐसे नहीं थे कि कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन वाज वीकर एट दैट टाइम। गांधी जी जानते थे, क्योंकि 28 महीने कांग्रेस सरकारों में रह के आई है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस वीक है, इस समय मास स्ट्रगल फॉलो कर पाना आसान नहीं है, इसलिए लोगों को थोड़ा तैयार करने के लिए वक्त चाहिए है। इसलिए गांधी जी ने एक रास्ता निकाला है, उन्होंने शुरू किया है इंडिविजुअल सत्याग्रह। He decided to initiate a limited सत्याग्रह on individual basis by a few selected individuals in every locality. उधर इमरजेंसी पावर्स गवर्नमेंट ने ले ली हैं और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट या रूल्स लगा दिए हैं ताकि वॉर के समय प्रेस पे और इन सब पे मीटिंग्स वगैरह पे पाबंदियों की बात चल रही है। तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने काम करना शुरू किया है। एक एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा और वो मीटिंग करके कुछ ऐलान करेगा। द डिमांड ऑफ ए सत्याग्रही वुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच टू प्रीच अगेंस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वॉर। वॉर में ले जाने का फैसला अंग्रेजी गवर्नमेंट का है, भारतीयों का नहीं है। इंडिया में बी पार्ट ऑफ वॉर, इंडियंस आर नॉट पार्टी टू द वॉर। भारत को वॉर में ले जाने का फैसला भारतीयों का नहीं है, अंग्रेजी सरकार का है। ये हम लोगों को बताएंगे, इसलिए हमको मीटिंग करने की अनुमति दी जाए। द सत्याग्रही वुड पब्लिकली डिक्लेयर इट इज रॉन्ग टू हेल्प द ब्रिटिश वॉर एफर्ट विद मैन एंड मनी। द ओनली वर्दी एफर्ट इज टू रेजिस्ट ऑल वॉर विद नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। मतलब भारतीयों का जो पहलू है वो हम बताएंगे कि हम वॉर के खिलाफ हैं और नाजीवाद और फांसीवाद का भी हम खंडन करते हैं, लेकिन हम वॉर के सपोर्ट में नहीं है। अंग्रेजी सरकार का फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है। लेकिन ऐसी मीटिंग करने से पहले सत्याग्रही वुड बिफोरहैंड इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द टाइम एंड प्लेस वेयर ही और शी वाज गोइंग टू मेक एंटी वॉर स्पीच। इस तरीके से एक बहुत लिमिटेड किस्म का मूवमेंट गांधी जी ने डिजाइन किया है ताकि लोग एंगेज भी हो जाएं और बड़ा मूवमेंट। मीनवाइल हमको मौका मिल जाएगा कि हम कांग्रेस को रिऑर्गेनाइज ठीक से कर पाएं बड़े मूवमेंट के लिए। इस तरीके से ये मूवमेंट किया जाएगा। विनोबा भावे was the first सत्याग्रही टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे ने he was the first leader to offer individual सत्याग्रह। It began as first at Pannur near Wardha with Vinoba Bhave's speech on 17 October 1940 on dragging India into the war। So यह याद रखेंगे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह में पहले लीडर जो अपॉइंट हुए थे वो थे विनोबा भावे। नेहरू was second, he was the second one who were surrounded by huge crowds when they appeared on the platform and the authorities could often arrest them only after they had made their speeches। This way बहुत पीसफुल लिमिटेड बेसिस पर एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट वॉज विनोबा भावे, सेकंड वॉज नेहरू, थर्ड वॉज पटेल। उसके बाद काफी लोग अपॉइंट होने लगे थे, सिलेक्ट होने लगे थे इसको ऑफर करने के लिए। एंड इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट अरेस्ट सत्याग्रही, he would or she would not only repeat the performance but move into the villages and start a trek towards Delhi, thus participating in a movement that came to be known as दिल्ली चलो मूवमेंट। और इस तरीके से अगर नहीं पकड़े जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करके दिल्ली की तरफ मूव करने की कोशिश की जाए। एक पहलू इसका छोटा सा ये भी है, ये भी जान लीजिए। इंडिविजुअल सत्याग्रह है ड्यूअल पर्पस, गिविंग एक्सप्रेशन टू द इंडियन पीपल्स स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फीलिंग। हम क्या चाहते हैं हम वो बता पाएंगे।
दूसरा, अंग्रेजों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो इंडियन डिमांड को पीसफुली एक्सेप्ट कर लें, हम कोई बड़ा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, गांधी जी वॉज बिगिनिंग टू प्रिपेयर द पीपल फॉर कमिंग स्ट्रगल। मैंने आपको बताया एक मकसद ये भी था कि लोगों को तैयार कर लेंगे बड़े मूवमेंट के लिए। द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वॉज बीइंग पुट बैक इन शेप, opportunist elements were being discovered and pushed out of the organization, and above all the people were being politically aroused, educated and mobilized। मतलब तैयार करने लोगों को दोबारा से। और by 15th May 1941 more than 25,000 satyagrahis had been convicted for offering individual satyagrah. Many more lower level political workers had been let free by the government। 1941 तक आते आते फिर ये मूवमेंट फिजल आउट हो जाएगा, ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का कोई खास पर्पस था भी नहीं, पर लोगों को एक तरीके से गांधी जी ने एंगेज करना था। गांधी जी ने लेटर टू वायसरॉय, ये स्टेटमेंट आप ठीक से समझ लेंगे, कई बार स्टेटमेंट से क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ जाते हैं। द कांग्रेस, गांधी जी ने वायसरॉय को लिखा है, द कांग्रेस इज एज मच अपोज टू विक्ट्री फॉर नाजिज्म एंड एनी ब्रिटिश सिटीजन कैन बी। जैसे अंग्रेजों को चाहिए कि नाजी हार जाए, ऐसे कांग्रेस भी कहती है, but their objective cannot be carried out to the extent of their participation in the war। but हम war में participate करें ऐसा नहीं है। and since you and the Secretary of State for India have declared that the whole of India is voluntarily helping the war effort, क्योंकि आपने अनाउंस कर दिया है, hence it becomes necessary to make clear that the vast majority of Indians are not at all interested in supporting the war effort, even though we condemn Naziwad। they make no distinction between the Nazism and the double autocracy that rules India। आपका जो इंपीरियल रूल है उसमें और नाजीवाद में हम कोई फर्क नहीं करते। यहां से यह है कि हम नाजीवाद का खंडन करते हैं लेकिन वॉर में जाने के खिलाफ नहीं है। बट द मूवमेंट लॉस्ट इट्स विगर बाय द मिडिल ऑफ ईयर 1941 ड्यू टू द काउंटर मेजर्स बाय द गवर्नमेंट एंड प्रैक्टिकली केम टू एन एंड बाय दिसंबर 1941। 1941 तक ये फिजल आउट हो जाता है। Meanwhile, the attitude of the government also changed due to worsening war situation. It released all satyagrahis in December 1941। कांग्रेस के सभी सत्याग्रही को छोड़ दिया गया है दिसंबर 1941 तक। 1941 में अमेरिका also became part of war, जब उनका पर्ल हार्बर अंग्रेजों का जापान ने बॉम्बार्ड कर दिया है दिसंबर 1941 में। USA also became part of war। Now USA officially became part of war। उनकी 350 शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं जापान ने जब उसने अटैक किया है यूएसए पे, उनके पर्ल हार्बर पर, उनका जो पर्ल हार्बर है पैसिफिक ओशन में। याद रखेंगे, द इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज द लीस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल गांधीयन मूवमेंट्स। जितने गांधीयन मूवमेंट हुए थे उनमें सबसे इफेक्टिव, लीस्ट इफेक्टिव was individual satyagraha, because the purpose of Congress or Gandhiji was not to go for any big movement। They just wanted to engage people in some movement so that they buy time to re-prepare Congress for a bigger movement। तो 1941 तक आते आते वार के हालात भी बिगड़ गए हैं। USSR now went on to the side of Britain and France। पहले USSR जर्मनी के साथ होने लगा था, बाद में वो इस ग्रुप के साथ आ गया है। उधर जापान और यूएसए भी, जापान पहले से था, यूएसए भी शामिल है। बाय 41 इट बिकेम अ फुल फ्लेजेड वर्ल्ड वॉर बन गई है। इस तरीके से हम पहुंच जाएंगे 1942 पर। अब 1942 का ईयर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस वे वी हैव रीच्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये चीजें डेवलप हुई हैं 1941-42 तक। ठीक है, चलिए अब कल नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप दिस वीडियोज आर हेल्पिंग यू अ लॉट। आपको नोट्स मिले जा रहे हैं, आप इनको समझ रहे हैं, बना रहे हैं। दीज आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द एग्जाम्स, पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज एग्जाम। उसका ओरिएंटेशन ही है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ओरिएंटेशन प्रीलिम्स का है, मेंस को लेके मैं भी नहीं चल रहा।